अफ्रीकी सवाना के मध्य में जीवन से भरपूर एक विशाल क्षेत्र में कावी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी रहता था। अपने विशाल कद और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कवि मैदानी इलाकों में घूमने वाले एक एकजुट झुंड के मुखिया थे। इंसानों की तरह हाथियों का भी भावनात्मक जीवन और गहरा सामाजिक बंधन होता है और कवि का झुंड भी इसका अपवाद नहीं था। एक सुनहरी शाम विशाल अंबर आकाश के नीचे कवि अपने झुंड को एक परिचित पानी के गड्ढे में ले गई। हाथी उछल कूद कर रहे थे और बजा रहे थे। उनकी खुशी भरी तुरहिया पूरे देश में गूंज रही थी। उनमें कवि का सबसे पुराना दोस्त बंटू नाम का एक राजसी बैल भी था। बंटू और कवि ने दशकों में अनगिनत रोमांच साझा किए थे। उनका बंधन उस स्थायी मित्रता का प्रमाण है जिसके लिए हाथी जाने जाते हैं। हालांकि बंटू उम्र के साथ कमजोर हो गया था। उसके एक समय शक्तिशाली कदम अब धीमे और कठिन हो गए थे। उस शाम झुंड द्वारा अपनी प्यास बुझाने के बाद बंटू एक बाओबाब पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी सांसें उथली थीं और आंखें थकी हुई थीं। मौके की गंभीरता को भांपते हुए कवि उसके पास पहुंचे। उसने अपनी सूंड को उसके चारों ओर लपेटकर एक कोमल आलिंगन दिया जो प्यार और समर्थन का संकेत था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को गुलाबी और नारंगी रंग में रंग दिया, बंटू ने अपनी अंतिम सांस ली। हवा उदासी से भारी हो गई और कवि ने एक गहरी शोकपूर्ण तुरही बजाई। झुंड चारों ओर इकट्ठा हो गया। उनकी आंखों में उनका साझा दुख झलक रहा था। कई दिनों तक वे बंटू के पास रहे, उसे अपनी सूंडों से धीरे से छूते रहे और मौन संवाद में अपना दुख व्यक्त करते रहे। कवि का शोक गहरा था। वह दूसरों की तुलना में अधिक देर तक रुकी, बंटू के शरीर को धीरे से सहलाती रही और बार बार बाओबाब पेड़ के नीचे खड़ी होकर निगरानी करती रही। झुंड का दुख स्पष्ट था, जो उनके बीच साझा किए गए गहरे भावनात्मक संबंधों का प्रमाण था। इस बीच सवाना के पार घने जंगल में जानवरों के दुख की एक और कहानी सामने आई। छत्र छाया में चिंपैंजी का एक परिवार अपने नुकसान का अनुभव कर रहा था। टाना नाम की एक युवा चिंपांजी ने बीमारी के कारण अपनी मां जारा को खो दिया था। चिंपांजी हाथियों की तरह जटिल सामाजिक संरचनाएं और मजबूत पारिवारिक संबंध रखते हैं। टाना गमगीन थी, उसकी चीखें पेड़ों से गूंज रही थी। वह अपनी मां के निर्जीव शरीर से चिपकी रही, जाने देने से इनकार कर रही थी। अन्य चिंपांजी ने उसके दर्द को समझते हुए उसे कोमल स्पर्शों और सहानुभूति की हल्की घुरघुराहट से घेर लिया। वे उसके करीब रहे, दुख के समय में उसे सांत्वना और साथ दिया। समय के साथ टाना ठीक होने लगी। उसका दुख उसकी मां की यादों में बदल गया। उसके चिंपैंजी परिवार के समर्थन ने उसके ठीक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उपचार प्रक्रिया में सामाजिक बंधनों के महत्व पर प्रकाश डाला। दूर समुद्र में जानवरों के दुख की एक और कहानी घटित हो रही थी। ओरकास का एक समूह गहरे नीले पानी में तैर गया। उनके चिकने शरीर खूबसूरती से फिसल रहे थे। ओरकास अपनी मजबूत पारिवारिक इकाइयों के लिए जाने जाते हैं और यह पौड़ विशेष रूप से एकजुट था। एक दिन कुलमाता लूना नाम की एक बुद्धिमान और मजबूत ओरका का लंबे जीवन के बाद निधन हो गया। उसकी फलियां उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं। उनकी ऊंची ऊंची क्लिकें और सीटियां उदासी से गूंज रही थी। उन्होंने बारी बारी से उसके शरीर को थपथपाया। उनका दुख उनकी धीमी जानबूझकर की गई हरकतों से स्पष्ट था। कई दिनों तक वे लूना के शव के साथ साथ तैरते रहे, अपनी क्षति का शोक मनाते रहे और उसकी स्मृति का सम्मान करते रहे। जानवरों के साम्राज्य की ये कहानियां कई प्रजातियों द्वारा साझा किए गए दुख और शोक की गहन भावनात्मक दुनिया को प्रकट करती हैं। हाथी, चिंपैंजी और ओरकास दूसरों के बीच में मनुष्यों के समान ही हानि और दुख का अनुभव करते हैं। गहराई से शोक मनाने और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करने की उनकी क्षमता सभी जीवित प्राणियों की भावनात्मक गहराई और परस्पर जुड़ाव का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। कवि
ताना और लूना के पौड़ में से प्रत्येक ने अपने दुख से उबरने के तरीके ढूंढे, अपने समुदायों और अपने द्वारा बनाए गए बंधनों से ताकत ली। ये हार्दिक विदाई पशु भावना के लचीलेपन और प्रेम और हानि के सार्वभौमिक अनुभव का एक प्रमाण है। जैसे ही हम इन कहानियों पर विचार करते हैं, हमें न केवल अपने साथी मनुष्यों के प्रति बल्कि हमारी दुनिया को साझा करने वाले सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और करुणा के महत्व की याद आती है। जानवरों के भावनात्मक जीवन को समझने और उनका सम्मान करने से हम प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं और हमारे चारों ओर मौजूद जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री की सराहना कर सकते हैं।